तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये है प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की एक ऑनलाइन संस्था जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं आज आधुनिक भारत इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत जहां से होती है हम लोग वहीं से पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हों या फिर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में सारी चीजें, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर आपका एलपी लगा हो, या आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई हो, हर जगह से जीएस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ने से पहले आपको बता दें, ये वो कालखंड है जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। अगर ठीक से हम देखें, जो उत्तरवर्ती मुगल काल था, यानी उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद का काल। किसकी मृत्यु का भैया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद का समय, वहीं से शुरू हो जाता है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। क्यों? क्योंकि इसके बाद होने वाले जितने भी शासक थे वे बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे, और औरंगजेब के समय होने वाले जो विद्रोह थे उन विद्रोहों के कारण साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। और फिर शुरू होता है एक नया, पूरी की पूरी नया इतिहास ही शुरू होता है, क्योंकि अंग्रेज अब अपनी पैठ अच्छे से मजबूत कर चुके थे भारत में। और 1707 से 1857 के लगभग 150 वर्षों का ये समय उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। शुरू करते हैं, और शुरू करते ही सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव हुए, और बदलाव के साथ ही साथ इसमें पहले शासक कौन कौन से थे। अगर शासकों की बात की जाए तो पहला आदमी जो था वो बहादुर शाह के नाम से था। किसके नाम से था भैया? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह पहला शासक था, और बहादुर शाह के बाद, और बहादुर शाह बहुत कम दिनों के लिए रहता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 7 से 12 तक, केवल 5 साल तक इसका शासन था। ये बहादुर शाह था। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आता है। शाह से आप याद सकते हैं, और सब ऐसे ही मैच करेंगे। बहादुर शाह, जहांदार शाह। जहांदार शाह भी बहुत कम दिनों तक रहता है, केवल 1 साल तक। केवल 1 साल तक इसका शासन रहता है। फिर फर्रुखसियर आता है। अभी इन सबके उपनाम भी आपको बताएंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। अगर देखेंगे तो फर्रुखसियर है। फर्रुखसियर ये 1713 से 1719 तक रहता है। 19 के बाद की स्थितियां बहुत बदल जाती हैं। और फिर आता है मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक एक लंबा कार्यकाल इसका चलता है। मोहम्मद शाह के समय में कौन कौन सी चीजें हुई थी जो इतिहास में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, वे सारी चीजें भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद अहमद शाह का टाइम पीरियड आता है। अहमद शाह बहुत दिनों तक नहीं रहता है, केवल 5 साल तक, 48 से 54, लगभग 6 साल तक इसका शासन रहता है। इसके बाद देखेंगे आलमगीर द्वितीय। अब अगर आलमगीर देखा जाए तो ये आलमगीर द्वितीय है। आपसे पूछ ले आलमगीर प्रथम कौन है? आलमगीर प्रथम कौन है? तो आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता है? आलमगीर प्रथम खुद औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, इसीलिए इसे आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना गया है। ये भी केवल 5 साल तक रहता है। कब तक रहता है भैया? केवल 5 साल तक रहता है, फिर इसका भी खेल खत्म हो जाता है। फिर आता है शाह आलम। शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय सेकंड का टाइम पीरियड ये 59 से और 1806 तक चलेगा। एक लंबा कार्यकाल, फिर से एक लंबा कार्यकाल ये अहमद आलम शाह आलम का आता है। और शाह आलम से पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह ने एक लंबे समय तक शासन किया हुआ था। इसके बाद आता है अकबर, और ये अकबर कौन सा है? अकबर द्वितीय है। ये अकबर द्वितीय है। इसके पहले अकबर एक आ चुका है, और ये अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय का कार्यकाल भी लंबे समय तक होता है। और फिर अपना आता है बहादुर शाह जफर, अपना बूढ़ा शेर। आपको पता है एक अंग्रेज शायर ने कहा था बहादुर शाह जफर से, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और आपको पता है ये बहादुर शाह जफर जो थे अपने, ये अपना बूढ़ा शायर, ये एक शायरी लिखते थे, और इन्होंने जवाब क्या दिया था वो शानदार थी कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। हमारे बूढ़े शायर ने क्या रिप्लाई दिया था, क्या जवाब दिया था? काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस बूढ़े शायर ने अपने शायरी से इतना तगड़ा जवाब दिया, भले ही इसे 1857 में पकड़ करके और इसे रंगून भेज दिया गया था।
और फिर इसके बाद का अगर हम लोग देखेंगे तो 1857 के जो महान क्रांति हुई, उस महान क्रांति के बाद भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। अब हम देखते हैं आगे का कुछ खंड, और यह महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। भैया किस लिए महत्वपूर्ण है? आप देख रहे होंगे भारत के समस्त राज्य हमारे पीछे लिखे हुए हैं, और वे सारे राज्य जहां पर मुगलों से स्वतंत्र होकर के, क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद मैंने बताया सत्ता बहुत ढीली ढाली हो गई थी। जब केंद्र मजबूत नहीं रह जाता है, केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं रह जाती है, तो राज्य स्वतंत्र होने लगते हैं। यही बात हुई मुगलों के साथ 1707 के बाद। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो क्षेत्रीय राज्य थे ये स्वतंत्र होना शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये अवध था। अवध प्रांत का कौन था जिसने इसे अलग किया? वो शहादत खां था। कौन था भैया? शहादत खां। शहादत खां ने अवध को अलग कर लिया कि नहीं, हम भैया स्वतंत्र रहेंगे, हम आपके दरबारी बनके नहीं रह पाएंगे, यानी हम आपके दरबार में नहीं रहने वाले हैं। फिर बंगाल अलग होता है। बंगाल में अलग होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां था। कौन था भैया? मुर्शिद कुली खां था। इसके बाद हम देखेंगे तो रोहेलखंड पड़ता है, और रोहेलखंड में दो भाई थे, बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। ये दोनों भाई थे, बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। इन लोगों ने भी अपने राज्य को किससे? मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हैदराबाद था। और हैदराबाद का ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? कर्नाटक का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? रोहेलखंड का संस्थापक कौन था? ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। सारे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाए जा रहे हैं ताकि दिमाग में ज्यादा जाए आप लोगों के। हैदराबाद, अब हैदराबाद क्या है? चिंकलीज खां और निजाम उल मुल्क, इसके यही सारे नाम है, सब इसी एक ही आदमी के नाम है। किसके? चिंकलीज खां का ही नाम है निजाम उल मुल्क। आपको पता है जितने भी हैदराबाद में राजा होते थे उनको निजाम कहा जाता था, हैदराबाद के निजाम, और निजाम उल मुल्क के नाम से इसे सम्मानित किया गया था। और आसफ जाह वही आदमी है, सेम आदमी है, चिंकलीज खां या आसफ जाह। इसके बाद कर्नाटक को स्वतंत्र किसने किया था? तो कर्नाटक को सादतुल्लाह खां ने किया था। किसने किया था भैया? सादतुल्लाह खां ने किया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण राज्य था जिसे भरतपुर के नाम से जाना जाता है, और भरतपुर था कहां भैया? ये राजस्थान वाला भरतपुर है। भरतपुर को स्वतंत्र किसने कराया था? तो चूड़ामन और बदन सिंह, ये दो भाई थे, चूड़ामन और बदन सिंह। इन्होंने भी मुगलों से खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ये सारी कहानी चल रही है 1707 से 1857 के बीच की। वे सारे राज्य जो मुगलों से अलग हो रहे हैं। अब यहीं से हम एक एक उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के बारे में जानेंगे कि वे किस तरीके से थे, उनका नाम क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उनके उपनाम क्या थे। उपनामों से क्वेश्चन बहुत आता है, या उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे तो जो ये पहला पॉइंट है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। मुअज्जम और आजम के भी जाजाओं का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भैया? मुअज्जम और आजम दो भाई थे, औरंगजेब के लड़के थे। इनके बीच एक युद्ध हुआ था, जाजाओं का युद्ध, और जाजाओं के युद्ध में कौन विजय हुआ था? बहादुर शाह विजयी हुआ था। और इसका पुराना नाम, या ये कहेंगे कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुअज्जम था। फिर देखेंगे बहादुर शाह को साहेब बेखबर बोलते थे। साहेब खबर इसमें लिखा हुआ है, ये गलत है, साहेब बेखबर है। क्या भैया? साहेब बेखबर है, क्योंकि ये ऐसे ही टहलता रहता था, इसलिए क्या कहता था? साहेब बेखबर। अब एक एक राजा के नाम आपको पता चलते चलेंगे, हम बताते चलेंगे जैसे ही हमने टाइम पीरियड के साथ ऊपर बताया था। तो कौन था? बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, और इसे और किस नाम से जानते थे? इसे साहेब बेखबर के नाम से जानते थे। ये बहादुर शाह था। फिर देखेंगे जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वेश्या के हस्तक्षेप करने के को आदेश दे रखा था। अब ये जो भाई साहब थे, क्या नाम था इनका? जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल को किस लिए याद किया जाता है? तो जहांदार शाह ने एक लाल कुमारी नामक वेश्या थी, इस लाल कुमारी नामक वेश्या को इन्होंने अपने शासनकाल में, यानी अपने शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो ये भाई साहब इसलिए याद किए जाते हैं, ये जहांदार शाह थे। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये किंग मेकर थे, दो भाई थे। कौन कौन थे? सैयद बंधु मतलब दो भाई थे, सैयद भाई लोग थे, और इनको किस नाम से जाना जाता है?
ये लोग हैं, कौन लोग हैं? ये किंग मेकर हैं। किंग मेकर मतलब ये राजा बनाते बिगाड़ते रहते थे, किसी को मार देते थे, किसी को जहर पिला देते थे, किसी को गला दबा देते थे, किसी की हत्या करवा देते थे। तो ये गंदे लोग थे। और ये क्या थे? बीच में ये लोग थे किंग मेकर के रूप में। इनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ये दो लोग ऐसे थे राज दरबार में जिनका उदय हुआ उत्तरवर्ती मुगल काल में। ये राजाओं को अपने हाथ से बनाते बिगाड़ते थे। अब इसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और आ जाता है, जहांदार शाह। कौन भैया? जहांदार शाह। कौन सा जहांदार शाह? यही जहांदार शाह जो अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं इन सभी शासकों में एक एक उपनाम मिलेगा और एक एक जरूरी काम मिलेगा। तो एक उपनाम मिला है किसको? साहिब बेखबर। किसे कहते हैं? बहादुर शाह को कहते हैं। और जहांदार शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। अब आप कहेंगे सर बहादुर शाह में आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? तो मुअज्जम और आजम के बीच में जाजाओं का युद्ध हुआ था। अगर पूछा जाए जाजाओं का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये मुअज्जम और जाजम के बीच हुआ था, आजम के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या क्या है। अब देखो एक आदमी और आ गया, फर्रुखसियर। क्या है? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर को ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ये कौन सा आदमी था? फर्रुखसियर। अब ये घृणित कायर था। क्या नाम था? घृणित कायर। बड़ा ही गंदा आदमी था, कायर व्यक्ति था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसको इसके आमादों ने ही मिलाकर गला दबा करके इसको मार डाला था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? घृणित कायर कहा जाता है। ये कौन था? फर्रुखसियर था। अब मैं बता रहा हूं आपको, सारे के सारे का उपनाम, एक उपनाम अवश्य मिलेगा, तो मिल ही गया। घृणित कायर कहा जाता है किसे? फर्रुखसियर को। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, एक और आदमी आ गया, के कारण मोहम्मद शाह को, कौन सा व्यक्ति? मोहम्मद शाह, जिसका सबसे लंबा कार्यकाल पहली बार में जाता है। तो मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह। यानी इसको कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। क्या कहते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके नाम के पीछे ही मोहम्मद शाह रंगीला लगता है, यानी रंगीला लगता है, मोहम्मद शाह रंगीला। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। याद रखिएगा, ख्याल गायकी आज भी चलती है। और ख्याल गायकी के रूप में ख्यालों की ये दोहे होते हैं, दोहे टाइप का होता है, ख्याल होते हैं। और ये शायद 7 या 8 लाइन की एक कविता होती है, उसके रूप में इसे लिखा जाता है, ख्याल। और ख्याल गायकी कौन लिखता था भैया? मोहम्मद शाह लिखता था। तो मोहम्मद शाह की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ख्याल गायकी लिखता था। और क्या करता था ये सुंदर युवतियों को इसको बहुत प्रेम था। ये कई बार पूरे अपने राज्य दरबार में, पूरा राज्य दरबार सजा रहता था, नंगे घूम जाता था, बिना कपड़े के दौड़ जाता था। इसीलिए इसे क्या कहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला बोलते थे। और इस सुंदर युवतियों से बहुत प्रेम करता था। आगे देखेंगे, ये एक व्यक्ति और था, इसके विषय में अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा, तुरानी सैनिक हैदर बेग। ये हैदर बेग जो था ने 8 अक्टूबर 1720 को, 8 अक्टूबर 1720 को सैयद, ये बंधु, जो सैयद बंधु थे हुसैन अली, सैयद बंधु, ये सैयद है और ये बंधु है, बन है लिखा हुआ है, ये बंधु है। सैयद बंधु जो हुसैन अली थी, इनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि ये लोग राजा बहुत दिन अपना बिगाड़ रहे थे, ये लोग बहुत ज्यादा जालसाजी करते थे अपने दरबार में। तो कहा पहले इनको निपटा दो, ये आदमी गंदा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि हैदर बेग ने किसकी हत्या की थी, या ऐसे पूछ सकता है कि सैयद बंधुओं में हुसैन अली की हत्या किसने की थी? तो हुसैन अली की हत्या किसने की थी? हैदर बेग ने की थी। और हैदर बेग ने ही इसको मार करके ऊपर पहुंचा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके आगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तरवर्ती मुगल पढ़ना चाहते हैं, और खासकर सिर्फ मुगल से, इनसे जुड़े जो स्वतंत्र होने वाले साम्राज्य थे, अलग अलग राज्य थे, जैसे बंगाल हो गया, इसके बाद बिहार हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, इनको न गिना जाए। अब इनके बारे में आप न करिएगा, क्योंकि इनके लिए हम अलग स्लाइड से अलग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्पेशल उत्तरवर्ती मुगल से पूछा जाए तो इससे अलग कहीं क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ना ही इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बस देखते हुए चलिए, यही पूछा जाता है, इसके सिवा और कुछ नहीं आता है इस चैप्टर से। आगे देखते हैं। ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद में चिनकलीज खां, अब मैंने बताया था, इसे ही हम लोग निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं। तो चिनकलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की, और 1725 में, कब भैया? 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन किया था?
स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा है निजामुल मुल्क यानी चिनकलीज खां। कौन करता है? चिनकलीज खां। क्या करता है? ये चिनकलीज खां करता है स्वतंत्र राज्य की स्थापना हैदराबाद के नाम से। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। रंगीला आदमी था ना, तो ये जान नहीं पाया, वो निकल गया लेकर के। नोट, अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये 10 रुपये वाली नोट है। कितने रुपए की है? 10 रुपए की। नहीं भैया, 100 रुपए से भी महंगी नोट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी। अगर पूछा जाए हैदराबाद में जो स्थापित करने वाले शासक थे या हैदराबाद के रहने वाले जो लोग थे जिन्होंने उन्हें स्थापित किया था राज्य को, वे शासक कौन थे? वो तुरानी थे। जबकि अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। किसने की थी? ईरान के रहने वाले शासकों ने अवध की स्थापना की थी। यानी जो सादत खां था, सादत खां कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। और ये चिनकलीज खां जो था ये तुरान का रहने वाला था। ये तुरानी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट था। ये 100 रुपए से महंगी नोट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो एक चीज छूट रही है। क्या छूट रही है भैया? ईरान, जो पहले क्या था? फारस था। क्या था भैया? फारस था। ईरान जो अभी वर्तमान में ईरान है वो फारस था पहले। के सम्राट नादिर शाह, इंपॉर्टेंट आदमी है, नोट कर लो। सबसे ज्यादा भारत पर अगर आक्रमण किया है, सबसे ज्यादा भारत को नुकसान किसी ने पहुंचाया है आधुनिक काल में आने के बाद भी अगर इतना नुकसान कोई पहुंचा सका है तो यही आदमी था। नादिर शाह ने 1739 में, किसके टाइम पीरियड में भैया? तो यही था, मोहम्मद शाह रंगीला था। कहां गायब हो गया? ऊपर निकल गया। तो रंगीला के टाइम पीरियड में ही, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में ही कब तक रहता है मोहम्मद शाह रंगीला? ये 1739 तक रहता है। और ये 1739 की बात है। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्या उस समय दिल्ली का शासन मोहम्मद शाह के हाथों में था। देखो नीचे लिखा भी हुआ है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? नादिर शाह को कहा जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में इसने अटैक किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। बस देखते हुए चलिए, खूब मजा आने वाला है। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकाल करके लेके आया हूं। और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि अलग भटकने की जरूरत ना पड़े। एक वीडियो देख लीजिए, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो, और एक चीज और, बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे इसके पहले वाली वीडियो में, बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, सर लाइव क्लास लेकर के आइए, लाइव क्लास लेकर के आइए। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बिल्कुल इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं लाइव आऊं और जबरदस्ती का हाँ हेलो हेलो हाँ बेटा बोलो बोलो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय खराब होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास देखी जाए, क्योंकि उसमें टीचर कंप्लीट पढ़ाता ही है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप स्टार्टिंग की क्लास जितनी भी लाइव क्लासेस चलती हैं, हमारी भी जो लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासों में देखेंगे स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट बेकार होना एकदम तय है, निश्चित है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास, काम की बात, सिर्फ और सिर्फ काम की बात, सही चीज, आपका समय ना खराब करते हुए और अपना समय ना खराब करते हुए सही चीज लेकर के आया हूं, इसलिए पूरा देखिए। अब देखिए क्या है नोट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था, इंपॉर्टेंट है। अब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो जाता है, कब होता है भैया? 1739 में। 1739 में ये आ जाता है, तो इसका वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था भैया? तो 8 टाइम्स, 8 बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली भारत पर। गुलाम कादिर खां 1806 में, एक और नई कहानी जुड़ गई। कौन सी कहानी है? गुलाम कादिर खां जो रहता है ये 1806 में, कब भैया? 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। आपको पता है यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लीजिए। और ये शाह आलम द्वितीय जो अपना है ना, ये तो बहुत लंबा कार्यकाल लेकर के आया हुआ है। ये तो बहुत लंबा कार्यकाल लेकर के आया हुआ है। कब से आया हुआ है भैया? तो 1759 से, 1759 से ये था। कब तक था? 1806 तक था। गुलाम कादिर खान ने इसकी भी हत्या कर दी। और गुलाम कादिर खान इसकी हत्या जब करता है तो इसके बाद तुरंत कौन शासक बनता है? अगर गुलाम कादिर खान ने जब इसकी हत्या की, शाह आलम की, तो बनता है आलमगीर द्वितीय, वो बनता है अकबर द्वितीय। अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा ये अकबर द्वितीय, राइट। शाह आलम द्वितीय, सही है। 1759 से 1806 ये शासन किया है और इसको गुलाम कादिर खान ने मार दिया। ये निपट गया, तुरंत आ गया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का भी टाइम पीरियड काफी लंबा रहता है। और अकबर द्वितीय के बाद आता है बहादुर शाह जफर। कौन आता है भैया? बहादुर शाह जफर। अब देखते हैं
क्या था? अगर इसमें हम लोग देखें तो ये कौन था? शाह आलम की हत्या हो गई, ठीक है। शाह आलम ने हत्या कर दी। किसकी? शाह आलम की हत्या हो गई। किसने कर दी? गुलाम कादिर खान ने कर दी। इसके बाद बहादुर शाह, जिसे जफर कहा जाता है, क्या नाम है इसका? बहादुर शाह को जफर कहा जाता है। और अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था भैया? ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। पहले ही मैंने बता दिया था। रंगून कहाँ की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। हम ही बता दें, आप लोग तो लिखेंगे नहीं, इतना जहमत काहे उठाएंगे आप लोग लिखने का। बता देते हैं, ये म्यांमार की राजधानी रंगून है। अब तो बदल चुकी है। रंगून पहले म्यांमार की राजधानी थी, वहीं भेज दिया जाता था किसको? जो ज्यादा बदमाशी करते थे इंडिया में। तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि लाल किले के अंदर जो बना हुआ है हीरा महल की स्थापना किसने की थी? तो बहादुर शाह जफर ने की थी। किसने की थी भैया? बहादुर शाह जफर ने की थी। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय थे। तो मिर्जा गालिब का आप लोगों ने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। मिर्जा गालिब के ही बेटे की हत्या लाल किले के पास कर दी गई। लाल किले के गेट पर इसके बेटे की हत्या कर दी गई थी 1857 के विद्रोह में। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। एक हयात बख्श बाग है, अगर कभी लाल किला आप लोग घूमने जाइएगा तो उसी के अंदर पड़ता है हयात बख्श बाग, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखते हैं, ये मशहूर शायर जो मिर्जा गालिब भाई साहब थे, ये बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड में थे। ये भी हो गया। अब 1857 की क्रांति, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर हम लेकर के आएंगे वो भारत के जो ये राज्य थे, मतलब मुगल साम्राज्य के बाद जो स्वतंत्र होने वाले राज्य थे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें आपको मैसूर आएगा, इसके बाद पहले कर्नाटक आएगा, फिर इसके बाद बंगाल आएगा, अवध आएगा। इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अंग्रेजों के समय में मराठाओं और मैसूर का उदय होता है उनके विषय में भी चर्चा अच्छे से किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को भगाया गया था, मतलब रंगून भेजा गया था। लेकिन आपको एक बात बता दें, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है क्लास 12 की कि बहादुर शाह जफर किसी भी तरीके से इसमें भाग लेने के लिए खुद से नहीं गया था। जो सैनिक मेरठ से यात्रा करके दिल्ली तक गए हुए थे, जो विद्रोही सैनिक थे, वे रात भर पूरे किले का घेराबंदी करके खड़े हुए थे और वो बाहर नहीं निकल रहा था। बहादुर शाह जफर बाहर नहीं निकल रहा था। जब स्थिति ये हो गई कि उन्होंने कहा नहीं आप लीजिए ही लीजिए, यानी मजबूर होकर के उसे 1857 क्रांति का बागडोर उसके हाथों में जबरदस्ती पकड़ाया गया, तब जाकर के उसने उस चीज को स्वीकार किया था। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या तो मर जाओ और या तो 1857 की क्रांति का बागडोर पकड़ो। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक भी पूरे देश में ऐसा माना जाता था कि नहीं, एक अभी भी सत्ता मुगल साम्राज्य की नाम मात्र की बनी हुई है, जो कि एक नेता के तौर पर उसे ऊपर उठाया गया था और ये बना रहा। ये होता है जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य थे उनके विषय में पूरी कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।